अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम महरम कैसर है और मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट काउंसलर हूँ। द वेलनेस प्लेटफॉर्म और द किंडलर्स के साथ भी मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हूँ। द वेलनेस प्लेटफॉर्म से आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जिसको कि आमतौर पर अफसरदगी की बीमारी कहा जाता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिहाज से सबसे पहले इसकी असेसमेंट सिवियरिटी लेवल के बेस के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि जो भी सफ़रर होते हैं उनके सिम्टम्स जो हैं उनकी सिवियरिटी लेवल हर केस में डिफ़र करती है। इसके सिवियरिटी लेवल्स DSM के अकॉर्डिंगली 3 हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। मतलब ये कि सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम हो सकती है, दरमियानी नौयत की हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जब सिम्टम्स की नौयत और शिद्दत बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ और मॉडरेट कंडीशन की तरफ जा रही हो, तो दैट बिकम्स अ पॉइंट जहाँ पर जो एक क्लाइंट है वो थेरेपी को उस वक्त रिस्पॉन्ड करने के ज़्यादा बेहतर एबल होता है जब वो मेडिसिन भी साथ साथ ले रहा हो। तो इसलिए टाइमली साइकाइट्रिस्ट से कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेडिसिन टाइमली सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स को कंट्रोल करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, और तब एक सफ़र बेहतर तरीके से साइकोथेरेपी को बाद में रिस्पॉन्ड करने के एबल होता है। ये जो मेडिसिन का पीरियड होता है, कम से कम 2 वीक चाहिए होते हैं साइकोट्रॉपिक मेडिसिन को अपना एक इफ़ेक्टिव जो असर है एक क्लाइंट के ऊपर दिखाने के लिए, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जब एक थेरेपिस्ट थेरेपी में अपने डिप्रेशन से सफ़र करते हुए क्लाइंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो काम करता है उनकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग के ऊपर। जैसे कि डिप्रेशन का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो भी इस चीज़ को मेंशन करता है कि एक डिप्रेशन से सफ़र करता हुआ इंसान अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को, स्किल्स को, टास्क को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है। तो सबसे पहले उनकी रूटीन मैनेजमेंट के ऊपर, एक्टिविटी शेड्यूलिंग के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें कि एक लिस्ट बनाई जाती है उनके रोज़मर्रा के कामों की, टास्क्स की, और उसके साथ साथ वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि वो करना छोड़ चुके होते हैं, सच एज़ अपनी हाइजीन का ख़्याल ना रखना या अपनी रूटीन के वो काम करना जो कि उन्हें खुशी देते थे, उन सब की एक लिस्ट बनाई जाती है, टाइम के साथ साथ उसे एलोकेट किया जाता है और उनको एक चार्ट के ऊपर पेस्ट करके उनके सामने डिस्प्ले किया जाता है, ताकि उन्हें याद रहे कि किस वक्त उन्हें कौन सा काम करना है। ये करने का मकसद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रूटीन की तरफ वापस आएँ और प्रोडक्टिव महसूस करना स्टार्ट करें। उसके साथ साथ मास्टरी और प्लेजर का एक कॉन्सेप्ट उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है कि जब भी वो जो भी काम कर रहे हों उस वक्त, क्योंकि क्लाइंट अक्सर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, हाँ मैंने किया, ज़बरदस्ती किया, बस मैंने कर लिया, मुझे पता नहीं मुझे कैसा महसूस हुआ। तो उन्हें अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा अवेयर करने के लिए मास्टरी और प्लेजर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें बेसिकली वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हों उसको करने के बाद उन्हें कहा जाता है कि आपको मार्क करना है कि वो टास्क परफॉर्म करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ, कितने परसेंट आपने अच्छा महसूस किया, खुश महसूस किया, और कितने परसेंट आपने ये समझा कि आप एबल थे उस टास्क को कम्प्लीटली परफॉर्म करने के लिए। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि चूँकि डिप्रेशन से सफ़र करता हुआ जो क्लाइंट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है बहुत सारे लोगों के ऊपर, और इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा होता है कि मैं अपने काम जो हूँ सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब वो अपने काम खुद दोबारा से परफॉर्म करने की तरफ जाता है, तो जब वो मास्टरी और प्लेजर को मेजर करता है तो उसको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा होता है कि हाँ, मैंने किस हद तक बेहतर महसूस किया, किस हद तक खुद इस काम को मैंने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। उसके साथ साथ उनकी सेल्फ इस्टीम के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डिप्रेशन में कुछ ऐसे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, कुछ ऐसे थिंकिंग स्टाइल्स होते हैं जो कि एक इंसान को अपने बारे में बहुत ज़्यादा मज़ीद बुरा महसूस करवाने की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर चुके होते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा नहीं समझ रहे होते हैं, और समटाइम्स बॉडी इमेज से रिलेटेड भी उनके क्वेश्चंस अराइज़ हो रहे होते हैं, और ऐसा भी महसूस कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी अपनी ज़ात की वजह से ही हैं। अगर किसी और की ज़िंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि उनके सिग्निफिकेंट अदर में से हो सकती हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेल्फ इस्टीम पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए अगेन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं
बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड उनको कहा जाता है, इनकरेज किया जाता है कि वो अपने लिए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखें, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें और उसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स के ऊपर, एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करें जो कि वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि वो उनकी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जिनको यूज़ करते हुए वो अपने काम कम अज़ कम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से इस तरह के टास्क और इस तरह की कुछ डिस्कशंस के थ्रू उन्हें इस तरफ लाया जाता है कि वो अपनी सेल्फ इस्टीम को इन्हांस कर सकें। उसके साथ साथ डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक इंसान कुछ फैमिलियल फैक्टर्स की वजह से, या ये कह लें कि कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी इस स्टेट में चला जाता है। तो उस लिहाज से फैमिली को साइको एजुकेट करना, सपोर्ट सिस्टम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस इंसान के लिए, फैमिली क्या रोल प्ले कर सकती है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस हवाले से फैमिली को डिटेल में साइको एजुकेट किया जा रहा होता है। उसके साथ साथ सपोर्ट सिस्टम हेल्दी डेवलप करने के ऊपर भी फोकस किया जा रहा होता है। सो इन सब बिहेवियरल टास्क, बिहेवियरल टेक्निक्स के बाद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन से सफ़र करते हुए इंसान के पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। पर्सनलाइजेशन एक ऐसा थिंकिंग एरर है जिसमें कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में होने वाले तमाम नेगेटिव इवेंट्स के लिए खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा होता है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, जो कि फिर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है उनके कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ को। इसके अलावा और भी डिफरेंट कॉग्निटिव एरर्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो हाईलाइटेड कॉग्निटिव एरर देखा जाता है डिप्रेशन में वो होता है पर्सनलाइजेशन का। तो इससे इस तरह के नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स के ऊपर काम किया जाता है, जो कि अगेन कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू किया जाता है, कॉग्निटिव टेक्निक्स के थ्रू किया जाता है, जिसमें कि एविडेंस गैदरिंग सिखाई जाती है उस थॉट से रिलेटेड, सबूत इकट्ठे करना कि क्या उस थॉट के ऊपर यकीन करना या उस थॉट के ऊपर फोकस करना सही है या नहीं है, और उस थॉट को फिर न्यूट्रलाइज किस तरह से किया जा सकता है कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू। इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है उस क्लाइंट को। होपलेसनेस का फैक्टर जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रही होती है, बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके होते हैं, मल्टीपल फेलियर्स होते हैं जो कि उनको अगेन अपने बारे में बुरा महसूस कराने के ऊपर आमादा कर रहे होते हैं। सो कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, सेल्फ इस्टीम के ऊपर काम करने के बाद होपलेसनेस के ऊपर भी काम किया जाता है। होपलेसनेस बहुत दफ़ा इस वजह से भी आ रही होती है क्योंकि उनका फंक्शनिंग लेवल बहुत हद तक अफेक्टेड होता है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ उन्हें सिखाई जाती हैं, उसके साथ साथ कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ उन्हें सिखाई जाती हैं कि जब भी वो स्ट्रेस्ड हों तो किस तरह से वो अपने आप को उस वक्त स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकाल सकते हैं, बजाय अपने आप को नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स की तरफ इंगेज करने में। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती हैं और उनके इंटरेस्ट एरिया के को फोकस करते हुए वो इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिसमें कि उनको न्यूट्रिशन के ऊपर किस तरह से फोकस करना है, हेल्दी लिविंग के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर किस तरह से फोकस करना है, अपने एंटरटेनमेंट का ख्याल वो किस तरह से रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी काम किया जाता है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डिप्रेशन से सफ़र करते हुए जो लोग होते हैं वो अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है जब कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से डेवलप कर सकते हैं क्लाइंट्स, इस चीज़ के ऊपर भी काम करता है, ताकि वो फ्यूचर में जब भी अपने आप को किसी भी इवेंट की वजह से परेशान होता हुआ महसूस करें तो वो इफ़ेक्टिवली अपनी उस स्टेट को कम्युनिकेट कर सकें, और उसके साथ साथ जो उनकी नीड्स हैं उसको भी किस तरह से इफ़ेक्टिव मैनर में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। सो अगर इस टॉपिक को समअप किया जाए तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें एक्सरसाइज भी इंकॉर्पोरेट की जा सकती है, हेल्दी इफ़ेक्टिव लिविंग और न्यूट्रिशन, इन सब के ऊपर फोकस करते हुए एक क्लाइंट को लाइफ के टुवर्ड्स वापस लाने में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग दिस टॉपिक।
थैंक यू सो मच।